नमस्कार, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। राजस्थान में चुनावी मैदान सजने में भले ही अभी 4 या 5 महीनों का वक्त हो, लेकिन नेताओं के दौरे और मौका नहीं छोड़ने वाली राजनीति ने सूबे के सियासी गलियारों में चुनावी कानाफूसी बढ़ा दी है। प्रदेश में जहां जनता बीजेपी और कांग्रेस की पारिवारिक वोटर रही है, वहीं इस बार चुनावी मैदान में उनके सामने कई चेहरे खड़े होने की तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली आरएलडी भी राजस्थान में जो अपना कद है वो बढ़ाने में जुटी है और भविष्य में अपनी जो जमीन है वो तराशने में जुटी है। बता दें कि रालोद से फिलहाल एक विधायक है राजस्थान में जिसका नाम है सुभाष गर्ग, जो गहलोत सरकार में मंत्री भी है। 2018 के विधानसभा चुनावों में भरतपुर की एक सीट पर जीत के बाद पार्टी चीफ अजीत चौधरी ने कांग्रेस सरकार का साथ देने का ऐलान किया था और यूपी के बाद अब रालोद राजस्थान में भी अपना जो बेस बढ़ाने के साथ ही जाट वोटरों को अपने साथ लाने में जो है जुटी है। वहीं इस मामले में जयंत चौधरी के एक करीबी नेता का कहना है कि पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी दलितों के समर्थन पर काम कर रही है। आंकड़ों के लिहाज से अगर हम राजस्थान की आबादी की बात करें तो राजस्थान में दलित आबादी का लगभग 18% और रालोद का पारिवारिक वोट यानी कि जाट वोट बैंक की अगर हम बात करें तो राज्य में लगभग 12% है। और किसान आंदोलन में राजस्थान के किसानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वहीं 2 अप्रैल को जयंत चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने की मांग की थी। जयंत चौधरी ने पत्र लिखकर पीएम से मांग की कि पूर्वी राजस्थान के किसानों और जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करे। जयंत ने लिखा था कि प्रोजेक्ट में लगने वाला बजट बहुत ज्यादा है, ऐसे में राज्य सरकार उसे अकेले वहन नहीं कर सकती, इसलिए इसे जल्द नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया जाए। बता दें कि पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर सीएम गहलोत भी समय समय पर केंद्र सरकार पर हमलावर रहते हैं और हाल ही में गहलोत ने राजस्थान के बीजेपी सांसदों पर इस योजना को लोकसभा नहीं उठाने का आरोप भी लगाया था। अगर हम रालोद की यूपी में बात करें तो विधानसभा चुनाव में 33 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 8 सीट पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा खतौली उपचुनाव जीतकर 9 विधायक हो गए थे। 2019 के अगर लोकसभा चुनावों की यूपी की बात करें तो सपा बसपा के साथ मिलकर पार्टी ने दाव खेला था और रालोद के खातों में जाटों के दबदबे वाली बागपत, मुजफ्फरनगर और मथुरा सीटें आई थी, लेकिन तीनों ही सीटों पर जो रालोद है वो उसे हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि पिछले अगर राजस्थान विधानसभा चुनावों की बात करें तो पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे राजस्थान में, उसमें आरएलडी का खाता खुल गया था। राजस्थान विधानसभा चुनाव में आरएलडी 2 सीटों पर यहां चुनाव लड़ी थी, जिसमें से भरतपुर सीट पर पार्टी ने जीत हासिल की थी। भरतपुर से आरएलडी के डॉक्टर सुभाष गर्ग जीतने में कामयाब रहे थे। आपको बता दें कि आरएलडी का राजस्थान में पहले से ही कांग्रेस के साथ गठबंधन है। जाट समाज के दबदबे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर चुनाव में कम से कम 10 से 15% विधायक जाट ही होते हैं। पिछले चुनाव में प्रदेश में बता दें कि 31 जाट विधायक चुने गए थे। जाट ओबीसी में शामिल है और शेखावटी इलाका जाट बहुल्य माना जाता है। जाट वोटर्स 50 से 60 विधानसभा सीटों पर असर डालते हैं। अब आपको उन सीटों के बारे में बताते हैं राजस्थान की, जहां जो जाट बहुल्य जिले हैं, जहां जाटों का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा है। इसमें सबसे पहला नाम आता है हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, बाड़मेर और सीकर, जोधपुर, भरतपुर। ये ऐसे जिले हैं जहां जाट जो वोटर्स हैं उनकी संख्या ज्यादा है और उनका दबदबा ज्यादा है। अगर हम राजपूत वोटर्स की बात करें तो राजपूत वोटर्स यहाँ 6% है। अगर हम उनकी जो सीटें हैं जिस पर ज्यादा असर डालते हैं अगर उनकी बात करें तो 50 से 60 सीटों पर राजपूत वोटर असर डालते हैं। इन्हें बीजेपी का जो है कोर वोटर माना जाता है। राज्य में करीब 5% से ज्यादा 6% राजपूत वोटर्स है। प्रदेश के सबसे बड़े राजपूत नेता भोरो सिंह शेखावत थे। उन्होंने जनसंघ के समय से इस जाति को अपने से जोड़कर रखा। 1980 में बीजेपी की स्थापना के बाद शेखावत 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। अगर हम राजपूत बहुल्य आबादी वाले जिलों की बात करें तो जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और सीकर, बीकानेर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और पाली, ये ऐसे जिले हैं जिन पर ज्यादा प्रभाव जो है वो राजपूतों का है। 10 से 15% सीटों पर हर चुनाव में जाट ही जीतते हैं।
25 सीटों पर विधायक राजपूत चुने जाते हैं। राजपूत, जाट, गुज्जर और मीणा को राज्य में राजनीतिक राज्य में सबसे ज्यादा मुखर माना जाता है। इन जातियों के 25 से 30% वोटर्स है, तो वही मीणा वोटर्स की अगर हम बात करें तो वो 7% है। मीणा को कांग्रेस का समर्थन माना जा रहा है, इसलिए बीजेपी ने इस समुदाय के सबसे बड़े नेता यानी कि किरोड़ी लाल मीणा को फिर से बीजेपी में शामिल किया है। उन्हें राज्यसभा भेजा है और वसुंधरा राजे के साथ मतभेद के कारण मीणा ने 2008 में बीजेपी छोड़ दी थी और मीणा समाज के लोग राज्य में करीब 40 से 50 सीटों पर निर्णायक भूमिका में हैं। अगर हम मीणा बहुल्य जिलों की बात करें तो उनमें अलवर, करौली, दौसा, झालावाड़ और उदयपुर, कोटा, बारा और चित्तौड़गढ़ ये ऐसी सीटें हैं जहां जो ये वोटर्स हैं वो अब आपको बता दें कि गुज्जर वोटर्स जो है राजस्थान में गुज्जर वोटर्स 5% है। अगर हम गुज्जर समुदाय को बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है क्योंकि उनकी कट्टर विरोधी मीणा परंपरागत रूप से कांग्रेस के समर्थन में है, इसलिए मीणा जो है कांग्रेस की मानी जाती है और यहाँ अगर हम गुज्जर की बात करें तो उन्हें बीजेपी के पक्ष में माना जाता है। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट गुज्जर नेता है, इसलिए कुछ समय से गुज्जर्स का वोट बीजेपी और कांग्रेस के आधा आधा बट रहा है। पिछले चुनाव में राजस्थान में 13 विधायक गुज्जर जाति से जीते थे। अगर हम गुज्जर बहुल्य आबादी वाले जिलों की बात करें तो उनमें करौली, सवाई मोधापुर, जयपुर, टोंक, भरतपुर, दौसा, कोटा, अजमेर ये ऐसे जिले हैं जहां गुज्जर बिरादरी के जो वोटर्स हैं वो ज़्यादा भूमिका में है। अगर हम यहाँ मीणा वोटर्स निर्णायक भूमिका में है और 30 से 40 सीटों पर गुज्जर्स वोटर्स का प्रभाव माना जाता है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अगर हम बीजेपी की रणनीति की बात करें इसमें तो उन्होंने सीरी सोपी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और जाट जाति के सतीश पूनिया को हटाकर ब्राह्मण जाति के जोशी को अध्यक्ष बनाने से बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। राज्यसभा में आपको बता दें कि अगर हम आबादी की बात करें तो 9% मुस्लिम है और 2% अन्य धर्मों के लोग हैं। हिंदुओं में गैर जाट यानी कि पिछड़ी जातियों की जनसंख्या लगभग 25% और अभी अनुसूचित जो जातियां हैं उनकी कुल आबादी 17% है। तो वही अनुसूचित जनजातियों की सम्मिलित आबादी 13% है। जाटों की कुल आबादी 10 से 11% है। ब्राह्मणों की अगर बात करें तो 7 से 8% है और अगर मीणा और गुज्जर की आबादी की बात करें तो लगभग 6 से 7% है। अगर वैश्य आबादी की बात करें तो लगभग 4% है। बाकी अन्य जो जाति है वो बची है। एक जमाना था जब राजस्थान की राजनीति में ब्राह्मणों की तूती बोलती थी। राजस्थान की पहली विधानसभा में 60 ब्राह्मण जीत कर आए थे। वैसे उस जमाने में जब बाकी जातियां राजनीतिक गैर पर जो है जागरूक नहीं थी और पूरे देश में ब्राह्मणों की तूती बोलती थी। कांग्रेस से 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में 41% टिकट ब्राह्मणों को दिया था, जबकि ब्राह्मणों की आबादी 12% थी। बाद में जैसे जैसे दूसरी जातियों में राजनीतिक चेतना आई, स्थिति बदलती चली गई। फिलहाल राजस्थान विधानसभा के 200 के सदन में सिर्फ 17 ब्राह्मण विधायक है, जबकि जाट विधायकों की बात करें तो 31 है और अक्सर हर विधानसभा में लगभग 30 जाट विधायक चुनकर आ रहे हैं, जो 200 विधायकों की संख्या का 15% है। लेकिन इनमें ज्यादा संख्या कांग्रेस से चुने गए जाट विधायकों की ही रही है। राजस्थान में राजपूतों का राजनीतिक प्रभाव भी ज्यादा रहा है। उनकी आबादी 9% रही है, लेकिन वो 50 से अधिक सीटों पर असर डालते हैं। 25 से 26 सीटों पर जीत कर आते हैं। पूर्वी राजस्थान में मीणा और गुज्जर मतदाताओं की संख्या अधिक है। मीणा 40 सीटों पर अच्छी संख्या में है तो गुज्जर 30 सीटों पर। लेकिन इन सीटों के अगर हम बाहर की इनकी संख्या की बात करें तो जाट भले ही 30 से 32 जीत कर आते हो, लेकिन वो भी 50 से अधिक विधानसभा सीटों पर असर डालते हैं। हालांकि उनका स्पष्ट रुझान अपनी जाति के जिताऊ उम्मीदवार के प्रति होता है। भले ही किसी पार्टी का हो, लेकिन राजस्थान में किसी भी दल को सत्ता में आने के लिए गैर जाट ओबीसी वोट को साधना बेहद जरूरी हो जाता है। 2003 और 2013 के विधानसभा चुनावों के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जाति कार्ड खेलते हुए कहा था कि वो जाटों की बहू और राजपूतों की बेटी और गुज्जर की समधिन है। इन तीनों जातियों की राज्य की राजनीति की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका रहती है। हालांकि राजपूत और जाट परंपरा विरोधी माने जाते हैं, लेकिन वसुंधरा राजे के साथ ये समीकरण फिट बैठता है। राजस्थान में हमेशा से ही जातिवाद रहा है, लेकिन शतक के दशक तक राजनीति में ब्राह्मण हावी रहे। उनके बाद जब अन्य जातियों में राजनीतिक चेतना आई, तब से ब्राह्मण हाशिए पर चले गए। इसके बाद एक जमाना यह भी था कि जब किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष वोट बैंक को उतना प्रभावित नहीं करता था, तब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ब्राह्मण अध्यक्ष बना दिया करते थे।
कांग्रेस में ऐसे बड़े नेता है जो कि वहां से जीत कर आए हैं और 1980 के बाद दोनों पार्टियों ने प्रदेश में ब्राह्मण अध्यक्ष बनाए। लेकिन सच ये है कि 1980 के बाद से राजस्थान की राजनीति में ब्राह्मणों का प्रभाव घटता चला गया। उनकी जगह ओबीसी, जाट, गुज्जर, एससी, एसटी प्रभाव होते चले गए। भोरो सिंह शेखावत अपने बूते कभी बीजेपी को बहुमत नहीं दिला सके, जबकि राजपूत, जाट, गुज्जर के समीकरण वाली वसुंधरा राजे बीजेपी को भारी बहुमत से ले आई। वही हिंदुत्व के मुद्दे पर मोदी को पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटों पर जीत मिल गई। इस बार चुनाव से पहले जातीय सम्मेलनों का जो शुरू हुआ है कि चुनाव में जातीय राजनीति फिर से ज्यादा हावी रहेगी। पिछले 2 सप्ताह पर अगर नजर डालें तो यहाँ लगभग जो जाटों को रिझाने के अलग अलग जो कार्यक्रम है वो किए गए हैं। तो फिलहाल अब जो जयंत चौधरी है उनका फोकस अब यूपी के बाद जो है अब राजस्थान में है, क्योंकि वो राजस्थान में भी अपनी पार्टी को अब मजबूत करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अब जो उनका फोकस है वो पूरी तरीके से राजस्थान में है। हालांकि राजस्थान में उनका एक विधायक है जो कि पिछले चुनावों में जीत कर आया था, लेकिन अब जो वो दोबारा से अपनी पार्टी का परचम राजस्थान में लहराना चाहते हैं, क्योंकि राजस्थान में गुज्जर और जाट ये दोनों ही एक ऐसी जातियां है जो कि समीकरण बिगाड़ने और बनाने दोनों में पूरी तरीके से निर्णायक भूमिका में नजर आते हैं। बहरहाल अब जब जयंत चौधरी भी एक जाट नेता के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं और राजस्थान में जाटों के विधायकों की जो संख्या होती है वो 30 से 32 के तौर पर होती है, अगर अब जयंत चौधरी एक जाट नेता के तौर पर राजस्थान में भी अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और राजस्थान में भी नल की जो जड़ें हैं उन्हें मजबूत क्या वो कर पाएंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।